हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का, जी हाँ बच्चों, मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.4। आप सभी बच्चों को पता है हम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी सीरीज चल रही है। तो जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। पिछले वीडियोस कोई मिस हो गया आपका, उसका लिंक ऊपर आपको आई का बटन दबा के मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले सभी चैप्टर्स के लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आप पूरा देखें, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की 6th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.4 लाइंस एंड एंगल्स। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की 6.4 लास्ट एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रूव दैट का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको पता है, देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं कोई भी, these two lines like this, इनके नाम रख लेते हैं कुछ भी आप, सपोज ए बी और यहां सी डी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, मान लेते हैं पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हमें प्रूव करने हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं? देखिए ये एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ए ओ सी और बी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। यानी अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो हम यहां पर टू प्रूफ में अपना लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे, समझेंगे ध्यान से कि जरूरी नहीं है आपको पूरा एंगल ए ओ सी और बी ओ डी लिखना है, आप एंगल 1 और 2 लिख के भी अपना काम चला सकते हैं यहां पर। अब हम देखेंगे एक पेयर तो बन गया वर्टिकली अपोजिट का, एक पेयर ये बनेगा। मैं रेड कलर से लिख रहा हूं इसको ताकि आपको डिस्टिंग्विश रहे कि दूसरा पेयर है ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। मान लेते हैं ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो मतलब हमें अब प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी। तो यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। हमें गिवन था कि दो लाइनें ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं और प्रूव करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी 1 और 2 और 3 और 4 के दो पेयर बने, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो 1 बाय 1 करेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम और उसके बाद सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, देखिए आप लिखेंगे सिंस रे ए ओ, ये एक रे है ए ओ, ये इस लाइन सेगमेंट सी डी के ऊपर आती है, ठीक है। सी रे ए ओ स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। मैं इसको चेंज कर लेता हूं, इसको फर्स्ट बना लेता हूं, इसको सेकंड बना लेता हूं, क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 पहले प्रूव होगा। तो देखिए क्या करेंगे, जब रे ए ओ लाइन सी डी के ऊपर स्टैंड करती है, ये लाइन रे ए ओ है, ये लाइन सेगमेंट सी डी है, इसके ऊपर ही स्टैंड करते हैं, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो 1 और 3 एंगल है, ये 1 और 3 ये एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या लिखा जाएगा? 180 डिग्री। रीजन आप मेंशन कर देंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर यही होता है ना, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे ऑल्सो रे ओ सी की अगर मैं बात कर लूं, देखिए ये वाली रे ओ सी, इसकी बात कर ले अगर, ये कहां पर है? ये है लाइन ए बी के ऊपर, और एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? 1 और 4। तो लिख देंगे रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस 4 180 डिग्री। इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। सेम रीजन, लीनियर पेयर एक्सियम, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये इक्वेशन 1 आई है हमारी, ये इक्वेशन 2 आई है। इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड मतलब 180 डिग्री इक्वल है। जब 180 डिग्री राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। तो यही लिखना हमने, फ्रॉम 1 and 2
एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल थे, राइट। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से हम एंगल 1 को एंगल 1 से कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये हमारा सेकंड पार्ट में हमने लिखा था, पहले प्रूव कर दिया इसको, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपने इसका अगर दूसरा पार्ट हम देखें 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि दो पेयर है, किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑर्डर में प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहां लिख रहे हैं उसको, अब मैं लिखूंगा रे ओ सी, फिर से सिंस रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ये ओ सी रे है, ये इस ए बी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है। तो 1 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 डिग्री, इसका नाम इक्वेशन का 3 रख सकते हैं आप। रीजन जरूर मेंशन कर देंगे साथ में, क्योंकि रीजन मेंशन करने से जो आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा उसको भी आसानी होगी और आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सिमिलरली अब हमने लिखा है रे ओ बी की बारी आएगी, रे ओ बी, ये कौन सी लाइन के ऊपर है, ये है इस सी डी लाइन के ऊपर, सी डी के ऊपर। रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। तो कौन कौन सा लीनियर पे बनेगा, 2 और 4 का एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अगेन सेम लॉजिक, लीनियर पेयर एक्सियम, यानी पूरे क्वेश्चन में एक ही हमने एक्सियम यूज किया है, लीनियर पेयर, कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर 3 और 4 को ध्यान से देखें आप, ये इक्वेशन 3 और 4 को, इनकी राइट साइड इक्वल है 180 डिग्री, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब आप ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा ध्यान से, एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूफ। यही प्रूव कर रहा था हमें कि लीनियर पेयर के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.4 का, बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल एसीडी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। हमें एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करनी है, फिगर साथ के साथ ड्रॉ करते चलेंगे ताकि स्टेटमेंट को समझने में आसानी हो हमें। देखिए हमने ये ट्राइंगल ले ली है ए बी सी, इसका हमें इंटीरियर एंगल बी का, ये इसका इंटीरियर एंगल है बी, इसका बाइसेक्टर मान लीजिए ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड एक्सटीरियर एंगल एसीडी, ए सी मतलब इसको एक्सटेंड करना है थोड़ा सा, कहां तक एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लीजिए डी तक। तो ये जो ए सी डी है इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो मान लीजिए ये हो गया बाइसेक्टर इसका। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी, ये दोनों बाइसेक्टर एंगल बी का, इंटीरियर एंगल बी का बाइसेक्टर ये था और एक्सटीरियर एंगल एसीडी का बाइसेक्टर ये था। ये दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसका नाम है टी, एट द पॉइंट टी। दिस इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो गिवन था उसके हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ कर दी। प्रूफ दैट में कहा गया है एंगल बीटीसी, बीटीसी मतलब ये वाला जो एंगल है ये प्रूव करके दिखाना है हाफ ऑफ एंगल बीएसी, इस वाले एंगल का हाफ है, ये एंगल इस एंगल का हमें हाफ प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए एक बात समझते हैं ध्यान से, एंगल बी का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, मतलब ये एंगल 1 और 2 इक्वल है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। एंगल 1 और 2 इक्वल गिवन है। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल एसीडी का भी ये बाइसेक्टर था, तो ये 3 और 4 भी इक्वल हो गए, मतलब एंगल 3 और 4 भी इक्वल गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की, जो हमें गिवन थी फिगर में, ये बड़े वाली ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी का एक एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी इन दोनों के सम के इक्वल, ए प्लस बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों के इक्वल आएगा ये, राइट।
एंगल ए को पूरा नाम लिख लेते हैं BAC, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है इसकी, क्योंकि हमें जो टू प्रूव कहा गया है उसमें हमें एंगल BAC चाहिए। तो मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, एंगल BAC प्लस एंगल ABC, राइट। मान लेते हैं इक्वेशन 1 आ गई। इस इक्वेशन ABC प्लस एंगल BAC हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसको हमने क्या करना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाइसेक्टर दिया हुआ है, हाफ हाफ एंगल लेने हैं। बाइसेक्टर वर्ड ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में बाइसेक्टर दिए हुए हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बाइसेक्टर मतलब हाफ होता है, तो हाफ ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC, हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस हाफ ऑफ एंगल ABC। अब जो एंगल ACD है, देखिए हाफ ऑफ एंगल ACD, ये हमारी स्टेटमेंट है ACD, इसका हाफ किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ये एंगल 4 के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, ये हमें स्टेटमेंट में चाहिए, इसको एज इट इज रख लेते हैं, प्लस ये जो एंगल है हाफ ऑफ एंगल ABC, ये वाला, इसको एंगल 2 के इक्वल लिख लेते हैं और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। सिमिलरली अब आपने यही सेम प्रोसीजर दूसरी ट्रायंगल में लगाना है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, BTC में। यही सेम प्रोसीजर हमने ट्रायंगल BTC में अप्लाई करना है। लिख देंगे इन ट्रायंगल BTC सेम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल कौन सा इसका, ये एंगल TCD यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी एंगल BTC प्लस एंगल 2K, एंगल BTC प्लस एंगल 2K। हमने मेंशन कर दिया इसका, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है, भूलना नहीं है। अब हमारे पास इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 4 आया था, इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड में भी एंगल 4 आ गया, मतलब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। आपने यही लिखना है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी इक्वल पुट कर देंगे, यानी एंगल BTC प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस एंगल 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 2 और एंगल 2 कट गए, क्या बचा, एंगल BTC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, हेंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा गया था। और सबसे देखिए जो इसके अंदर जो चीज अच्छी बात है वो ये है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया था। पहले क्वेश्चन में हमने यूज किया था कि लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स में लीनियर पेयर का सम 180 होता है। दूसरे क्वेश्चन में हमने 2 इक्वेशंस बनाई, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दोनों इक्वेशंस में, और हमारा राइट आंसर आ जाता है, हम अपने रिक्वायर्ड प्रूफ पे पहुंच जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको साइड में मेंशन जरूर करना है और मेंशन करने से ही आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.4 का लिखा है, ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस। अगर हम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये 2 पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली और ये ट्रांसवर्सल इनको कट करती है, एक नाम लिख लेते हैं ABCD, ये 2 पैरेलल लाइन है और ये मान लेते हैं PQ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाले एंगल, दीज 2 एंगल्स आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं इन पॉइंट के नाम दे दूं से L और M, ठीक है, तो जो हमारे पास ये एंगल बन रहे हैं पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, PLB का बाइसेक्टर यहां ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम आप रख दीजिए X और इसका नाम रख दीजिए Y। ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर ली कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। हमें प्रूव करना है बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर पैरेलल, मतलब जो LX बाइसेक्टर आया और जो दूसरा बाइसेक्टर MY आया, ये पैरेलल प्रूव करने हैं। तो देखिए गिवन में सबसे पहले हमें लिखना है कि क्या गिवन है, हमें गिवन है AB पैरेलल CD, ये लाइनें पैरेलल है और एक पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एंगल PLB इज इक्वल टू एंगल LMD, यानी कि ए पेयर ऑफ
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप लिख भी सकते हैं यहां पर कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर इक्वल गिवन है। टू प्रूफ क्या करना चाहते हैं? प्रूफ करना चाहते हैं कि जो बाइसेक्टर्स है LX और MY ये पैरेलल है, LX पैरेलल MY। ये हमें रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है कि जो बाइसेक्टर्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो पैरेलल आएंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, यानी प्रूफ जब लिखेंगे हम डेवलप करेंगे यहां पर, तो आपने क्या लिखना है? एंगल PLB इज इक्वल टू एंगल LMD। रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बाइसेक्टर वर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हमें इनके बाइसेक्टर चाहिए एंगल्स के, PLB का और LMD का। तो PLB का जो बाइसेक्टर है LX है, यानी मैं इसको 1 मान लूं अगर, और इसको 2, तो 1 और 2 इक्वल है, यानी जो PLB का बाइसेक्टर है मैं उसको एंगल 1 लिख सकता हूं। सिमिलरली जो LMD है ये एंगल 3 और 4 2 इक्वल हो गए, इसके बाइसेक्टर हो गए। यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं आप कि एंगल 1 और 2 इक्वल है और एंगल 3 और 4 इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है LX और MY। तो एंगल 1 हमने PLB की जगह लिख दिया, LMD की जगह मैं एंगल 3 लिख देता हूं, एंगल 3। अब अगर हम फिगर में ध्यान से देखें, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, यानी इसको अगर हम शेड कर ले पार्ट को, यहां से देखिए लोअर पार्ट को, ये एंगल 1 और ये एंगल 3, ये हमारे पास इक्वल आ गए। अब ये इक्वल है और इक्वल होने के साथ साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर भी बना रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कैसे है? क्योंकि देखिए ये LX लाइन है, ये MY लाइन है, और ये MY और LX एक ट्रांसवर्सल PQ से कट रही हैं। ऑल्सो दे आर ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपने सिर्फ लिखना है ऑल्सो दे आर ए पेयर ऑफ corresponding angles because LX and MY are intersected by a transversal PQ, और यही प्रूव करना था। तो therefore LX पैरेलल MY, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर पेयर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है। बोथ आर रिवर्सिबल एंड ट्रू। देखिए जो क्वेश्चन 4 है वो भी प्रूफ दैट है, लिखा है प्रूफ दैट थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से, मान लेते हैं यही एक पॉइंट है कोई, इसका नाम P रख लेते हैं, वी कैन ड्रॉ ओनली 1 परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, और एक लाइन भी ले लेते हैं AB, मान लीजिए यहां पर हमने ले ली AB। प्रूव दैट थ्रू ए गिवन पॉइंट, इस पॉइंट P से वी कैन ड्रॉ ओनली 1 परपेंडिकुलर, हम सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो PQ, वी कैन ड्रॉ ओनली 1 परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, लेट फ्रॉम पॉइंट P से ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ, जिसका नाम हमने रख दिया ऑन लाइन AB। इस लाइन AB पर हमने पॉइंट P से PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल PQB है वो उसका मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल होता है। अब हमें ये ले तो लिया हमने, अब हम क्या करते हैं, हमें ये कहा गया कि ओनली 1, सिर्फ एक हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट इस पॉइंट P से दूसरी लाइन जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ओनली 1 का मतलब यही होता है। तो देखते हैं हम, लेट इफ पॉसिबल लिख देते हैं, लेट इफ पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल हो ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P दैट इज PR टू लाइन AB। यानी एक तो था ही पहले से, कोशिश कर रहे हैं एक और ड्रॉ कर देते हैं,
पी आर, और कह देते हैं ये भी 90 का है। देखिए क्लियर नजर आ रहा है कि ये 90 का नहीं है, बट हमने कह दिया लेट इफ पॉसिबल अगर है तो ये भी 90 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर हमने मान लिया तो इसका मतलब हुआ एंगल पी आर बी ये भी 90 का होना चाहिए। इसको कहते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2। एंगल पी क्यू बी भी देखिए 90 का है और पी आर बी भी 90 का है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब पी क्यू बी और पी आर बी ये दोनों 90 के कब बनेंगे, जब ये दोनों पॉइंट क्यू और आर, ये पॉइंट आर पीछे जाके वापिस यहाँ क्यू के ऊपर कोइंसाइड करेगा, यानी पॉइंट आर और पॉइंट क्यू सेम पॉइंट बन जाएंगे, तब ये पॉसिबल है। तो लिख देंगे विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है व्हेन पॉइंट्स क्यू एंड आर कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब होता है सेम एक ही पॉइंट पर लाई करना। कोइंसाइड का मतलब होता है सेम एक ही पॉइंट पर लाई करना, यानी क्यू और आर जो है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। और जब क्यू और आर एक ही पॉइंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव हो गया देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन दिस लाइन ए बी, हेंस प्रूव्ड। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का। लिखा है प्रूव दैट टू लाइंस that are respectively perpendicular to two intersecting lines intersect each other। मतलब क्या है, ये दो लाइन है हमारे पास, सपोज ये लाइन है L और ये हमने ले लिए M, राइट। ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस L और M, मान लेते हैं पॉइंट O पर, ठीक है। लाइन L के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया P, लाइन M के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया Q, राइट। प्रूव दैट टू लाइंस दैट आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि ये वाकई इंटरसेक्ट करती हैं, P और Q भी इंटरसेक्ट करते हैं और L और M भी इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमें प्रूव करके बताना है। ये क्वेश्चन से हमने फिगर तो ड्रॉ कर ली, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, जो हमें प्रूव करना चाहते थे, बट इसका जो प्रूफ हम डेवलप करेंगे वो टोटली थियोरेटिकल पार्ट है और वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव होगा। कैसे, देखिए लेट P एंड Q आर नॉट, बिफोर दैट कॉन्ट्रडिक्शन लेने से पहले हम एक बार सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट में हमने जिस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ करी है वो लिखते हैं। P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू लाइंस L and M रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो P है वो L के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो Q है वो M के साथ परपेंडिकुलर है। L and M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्ट्स ईच अदर at point O। और जो इनके परपेंडिकुलर है P और Q वो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मान लेते हैं they are perpendicularly, these two perpendiculars intersect each other at point O dash। Also perpendiculars P and Q intersects each other at O dash। अब हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे प्रूव करेंगे, लेट कर लेंगे कि P और Q इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेट P एंड Q आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, बट हमने मान लिया कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और आपको पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दे आर पैरेलल, P पैरेलल Q, इट मींस P इज पैरेलल टू Q, P पैरेलल Q है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन P और Q पैरेलल। कब होंगे, P और Q पैरेलल तभी हो सकते हैं व्हेन L इज पैरेलल टू M, जब L और M पैरेलल होंगे। लेकिन L और M तो पैरेलल है नहीं, हमें क्या गिवन है कि L और M तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो लिख देंगे विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन,
क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? बिकॉज L and M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये पैरेलल कैसे हो सकती हैं? ये तो है ही नहीं पैरेलल, तो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सपोजिशन जो हमने सपोज किया था कि P and Q आर नॉट इंटरसेक्टिंग, जो हमने ये सपोज किया था ये गलत था, यानी जो हमने सपोज किया था जिसकी वजह से लिखा था P and पैरेलल Q, which is wrong। तो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन? L and M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, because L and M are intersecting lines, therefore our supposition जो हमने सपोज किया था that P and Q are not intersecting, मतलब they are parallel, are not intersecting और parallel is wrong, ये गलत साबित होती है। तो सही क्या थी? जो गिवन थी कि P and Q are perpendicular lines on L and M respectively and intersecting each other at point O dash। देखिए 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, prove that a triangle must have at least 2 acute angles, मतलब कम से कम 2 या उससे ज्यादा acute angle हो सकते हैं, यानी तीनों भी acute हो सकते हैं, वरना 2 तो होंगे ही होंगे। मस्ट कंपलसरी है, 2 एंगल एक्यूट होने चाहिए, तीनों भी हो सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। हमें यूज करनी है एंगल्स की। तो टाइप देखते हैं, ट्रायंगल जो है हमारी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप हमारे पास अगर है, हम बात करें, इफ ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों एंगल 180 से लेस होते हैं। ऑल 3 एंगल्स मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री, यानी तीनों जो है, सॉरी 180 नहीं, 90 से कम होंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब यही होता है जो एंगल 90 से कम होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ऑल 3 एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, वो तीनों 90 से कम होने चाहिए। और हमारे क्या कंडीशन थी कि मस्ट हैव एटलीस्ट 2। जब तीनों ही 90 से छोटे हैं तो 2 तो अपने आप हो गए। तो पहले पार्ट जो है, जो पहली टाइप की ट्रायंगल है, वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो बाकी के तीनों का सम 180 हो जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर सम ऑफ ऑल 3 एक्यूट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये तो फर्स्ट टाइप होगी। दूसरी टाइप जो पॉसिबल है हमारे पास ट्रायंगल की, वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कि अगर हम लिखें इफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? इट मींस एटलीस्ट वन एंगल must be an obtuse angle, must be an obtuse angle, मतलब कम से कम कोई एक तो 90 से बड़ा होना ही चाहिए, which is more than 90 डिग्री। कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होना ही चाहिए। ऑब्ट्यूज का मतलब एक 90 से बड़ा है। अगर एक 90 से बड़ा है और तीनों एंगल का सम क्या लेना है? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? जो बचे हुए 2 हैं वो 90 से लेस होंगे। इट मींस रिमेनिंग 2 मस्ट बी एक्यूट एंगल्स। क्योंकि जब एक 90 से बड़ा हो गया, तीनों का सम 90 है, तो जो बाकी के 2 बचेंगे उन दोनों का सम 90 से कम ही आएगा। और इसका मतलब 90 से जब उनका एडिशन ही कम है, दोनों का सम ही 90 से कम है, तो वो दोनों 90 से छोटे ही होने चाहिए। तो इट मींस रिमेनिंग 2 मस्ट बी एक्यूट एंगल्स, तो वो 2 भी एक्यूट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन में भी ये हमारी सेटिस्फाई होगी कि अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, एक 90 से बड़ा है, तो बाकी 2 90 से छोटे होने चाहिए। तीसरी और आखिरी जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या है? राइट ट्रायंगल की। कि अगर जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल के बेस पे ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहली एक्यूट एंगल, दूसरी ऑब्ट्यूज एंगल, हमने दोनों ले ली, और तीसरी राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है? वन एंगल
मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, एक 90 का होना चाहिए। जब एक 90 का हो गया और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, एक 90 का, इट मींस देयरफॉर सम ऑफ अदर टू एंगल्स शुड बी 90, उनका सम भी 90 होना चाहिए, देयरफॉर दे मस्ट बी एक्यूट एंगल्स, वो भी एक्यूट होने चाहिए क्योंकि 90 से छोटे होंगे तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। तो तीसरी कंडीशन भी ये सेटिस्फाई हो जाती है तीसरे टाइप के ट्रायंगल में भी कि दो एंगल हमेशा 90 से कम के रहेंगे, यानी एक्यूट रहेंगे ही रहेंगे। हम कोई भी ट्रायंगल चाहे ले लें, चाहे राइट ट्रायंगल ले लें, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लें या एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लें, तीनों टाइप की ट्रायंगल हमने लेकर एक बार डिस्कस कर दिया, हमेशा दो एंगल्स एक्यूट एंगल ही हमें मिलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.4 का भी लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके साथ आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इन द फिगर एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, ये एंगल Q जो है ये एंगल R से बड़ा है इस ट्रायंगल PQR में, और PA इज बाइसेक्टर, ये जो PA है ये PA लाइन सेगमेंट है, ये इस पूरे एंगल QPR का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब देखिए जो PA है, ये लाइन सेगमेंट PA है, ये इस QPR को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो ये एंगल 1 है 2 है और एक ये एंगल 1 है, तो यानी 1 और 2 इक्वल गिवन है हमें। तो साथ साथ अगर हम गिवन भी लिखते रहें तो क्वेश्चन समझने में काफी आसानी होगी। तो गिवन मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो अंडरस्टूड हो गया कि PA बाइसेक्टर है। इसका मतलब तो ये है PA बाइसेक्टर ऑफ QPR का मतलब हो गया कि एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं। PM परपेंडिकुलर QR, ये PM जो है ये परपेंडिकुलर है जी QR का, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी PM परपेंडिकुलर QR ये भी गिवन है। प्रूव दैट क्या करने के लिए कहा गया है, टू प्रूव दैट में हमें टू प्रूव में दिया है एंगल APM, ये छोटे वाला एंगल है, देखिए APM ये वाला, जिसको हमने नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लिया, ये एंगल 3 छोटे वाला एंगल है, ये 3, ये हमने प्रूव कर दिया यहां पर एंगल APM। आप चाहें तो इसको एंगल 3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल R, ये प्रूव करना है। यानी मैं इसको एंगल 3 मैंने रिप्रेजेंट कर लिया फिगर में, तो एंगल 3 की फॉर्म में लिख लेता हूं, एंगल 3 मुझे प्रूव करना है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल R। ये अब मेरा रिजल्ट टू प्रूव का रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम बार बार APM और PQR ये जो नाम है ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 2 3 लिखेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए प्रूफ डेवलप करते हैं, सॉल्यूशन इसका जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमें ये गिवन है परपेंडिकुलर PM, यहां से ट्रायंगल बनाते हैं। पहली ट्रायंगल हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल PQM, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था ना PM परपेंडिकुलर QR पे, तो पहली इस परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल, दूसरी परपेंडिकुलर के राइट साइड वाली ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, उन्हीं से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। PQM राइट ट्रायंगल लेंगे दोनों बार में, याद रखना, इसीलिए मैंने 90-90 स्पेशली मेंशन किया यहां पर। तो लेफ्ट साइड वाली ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं PQM, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी PQM में जब लगाएंगे तो क्या लगेगा, देखिए एक तो एंगल Q लगेगा प्लस एक 90 डिग्री लगेगा और प्लस एक एंगल हम QPM रख देते हैं नाम, एंगल QPM इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q प्लस एंगल QPM इज इक्वल टू, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल Q की वैल्यू निकाल लें आप, 180 में से 90 का 90 माइनस ये एंगल QPM भी उधर ले जाओ आप, एंगल QPM, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब QPM हमें चाहिए नहीं, हमें तो एंगल 1 2 3 की फॉर्म में चाहिए जो प्रूव करना है 3, और हमने नाम भी लिखे हैं, तो मैं QPM को चेंज कर लेता हूं यहां पर, क्योंकि हम फिर 1 2 3 लिखने का फायदा क्या हुआ अगर हमने QPM को चेंज ही नहीं किया। ये QPM है हमारा, यहां से यहां तक पूरा एंगल 2 है, इस 2 में से इस QPM की वैल्यू लिखनी है मुझे, तो क्या करूंगा, इस QPA में से यानी पूरे एंगल 2 में से ये बीच वाला हिस्सा 3 निकाल दूंगा तो 2 बच जाएगा, तो यानी 90 माइनस मैं इसको लिख दूंगा एंगल 2 माइनस एंगल 3, ठीक हो गया। एंगल Q इज इक्वल टू 90 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एंगल 2 बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एंगल 3, ये इक्वेशन 2 आ गई मेरी। मैंने क्या किया, QPM इसकी वैल्यू लिखनी थी छोटे वाले की, इस बड़े वाले QPA में से
2 में से, इस पूरे 2 में से ये 3 छोटा सा माइनस कर दिया तो ये इधर वाला बच गया। ठीक है, यही लिखा है, बस इसी को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। जो दूसरी राइट ट्रायंगल जो राइट साइड में बनी हुई है वो बनी है PMR, इन ट्रायंगल PMR लेनी है हमने। राइट ट्रायंगल ही लेनी है दोनों बार, याद रखना बहुत आसान है, दोनों बार राइट ट्रायंगल ही लेनी है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल R प्लस एक एंगल 90 का है, 90 प्लस एक एंगल ये PMR जो ट्रायंगल है इसमें 3 और 1 दोनों ऐड हो रहे हैं, 1 + 3, सीधा 1 + 3 लिख दो इकट्ठा, इज इक्वल टू 180, क्योंकि जो एंगल MPR बन रहा है वो 3 और 1 को प्लस करने से बन रहा है। ये पूरा एंगल इस MPR ट्रायंगल का है और इसका मतलब 1 + 3 है, मैंने लिख दिया। अब एंगल R इज इक्वल टू 90 उधर चला जाएगा, R प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये 90 उधर जाके माइनस का बन गया 90। एंगल R की मुझे वैल्यू चाहिए, इन दोनों को उधर ले जाओ, 90 माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, एंगल 1 माइनस एंगल 3 हो जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमें जो प्रूव करने के लिए कहा था स्टेटमेंट में, एंगल Q माइनस एंगल R चाहिए। Q माइनस R कैसे आएगा? इक्वेशन 2 में एंगल Q की वैल्यू है, इक्वेशन 3 में एंगल R की वैल्यू है, दोनों को माइनस कर दो तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 3 या 3 फ्रॉम 2, कैसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर दो, यानी एंगल Q माइनस एंगल R, लेफ्ट साइड एंगल Q इक्वेशन 2 की माइनस लेफ्ट साइड एंगल R इक्वेशन 3 की इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड एंगल Q की लिखनी है, क्या आएगी 90 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, माइनस साइन लगाना बीच में, राइट साइड लिखनी है हमने इक्वेशन 3 की 90 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3, ब्रैकेट ओपन करते ही आंसर आ जाएगा। देखिए एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, माइनस कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, साइन चेंज होंगे, माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखिए ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90 है, कट गए। एंगल 2 जो है वो माइनस का है, एंगल 1 प्लस का है। स्टेटमेंट में गिवन है, क्या गिवन है स्टेटमेंट में? एंगल 1 इज इक्वल टू 2, इसको यूज करना है, ये गिवन था, फिगर में भी हमने डिनोट किया था, 1 और 2 इक्वल है, तो आपने यहां पर बस यही मेंशन करना है कि बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये जो हमने प्लस का 1 एंगल 1 और ये माइनस का एंगल 2, क्योंकि दोनों इक्वल है और अपोजिट साइन है तो कट गए। क्या बच रहा है? आप देखिए एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और एंगल 3 2 टाइम्स आ गया, ये 2 इधर आके अपॉन में आ जाएगा, तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ यानी 1/2 ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करने के लिए कहा गया था, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। तो देखा बच्चों आपने, ये था NCERT एग्जाम्पलर क्लास 9th की छठा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। लास्ट एक्सरसाइज 6.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, 7 क्वेश्चन है इसके अंदर, सातों के साथ हमने प्रूव दैट किए हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी और NTSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में हर बार एक नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप अपना ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।